45 मिनट गुजर गए। लेक्चर अवर हो चुका था, लेकिन सबको अफसोस हो रहा था कि इतनी जल्दी वक्त गुजर गया और वो अभी उमर को और सुनना चाहते थे। उमर सबको सलाम करता क्लास से बाहर आ गया। नूर घर में दाखिल हुई, हर तरफ नए कपड़े बिखरे थे। लॉन्च में जरियाब और अनुषा शादी की शॉपिंग करके आई थी और सारे कपड़ों को निकाल कर देख रही थी। वो भी जाकर लॉन्च में इनके साथ ही बैठ गई। शॉपिंग हो गई सारी? नूर ने जरियाब से पूछा। जी जनाब, हो गई। आपको तो इतनी फुर्सत नहीं कि अपने कपड़े खुद खरीद लो। अनुषा 2 दिन की मेहमान है, इसने फिर चली जाना है। अगर वो शादी से पहले ही थक गई तो शादी पर इसके चेहरे पर रूप की जगह थकावट होगी। नूर, तुम ऐसे करना, मेरी शादी पर भी कॉलेज चली जाना। अनुषा ने नाराजगी से कहा। ओ मेरी प्यारी आपी जान, अगर मैं आपकी शादी पर कॉलेज चली गई तो आपकी शादी में 4 चांद कौन लगाएगा? और मुझे इतना तो यकीन है कि मेरे बगैर आपकी शादी बेरौनक होगी। नूर इसकी नाराजगी दूर करना चाहती थी। अच्छा अब छोड़े सारे शिकवे, मेरी शॉपिंग दिखाए, क्या क्या लाए हैं मेरे लिए, मैं भी तो देखूं जरा। अब वो शॉपिंग बैग से कपड़े और जूते निकाल कर देखने लगी। सारे घर में गेमा गेमी थी। जर्द कुमकुमे हर जानिब रोशन थे। जरियाब ने सब्ज रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर सिल्वर कलर का हल्का हल्का काम हुआ था। बाल जूड़े में बांधे हुए थे, दोनों तरफ से लटों को कर्ल किया हुआ था। कानों में डायमंड टॉप्स पहने वो शानदार लग रही थी। घर में गेंदे के फूलों की खुशबू फैली थी। सारे मुलाजिम फुर्ती से काम कर रहे थे। अनुषा पार्लर में तैयार होने गई थी और नूर के कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था। आज अनुषा की मेहंदी थी और नूर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। नूर ने सब्ज रंग का शरारा और ऊपर ऑरेंज रंग का कमीज पहना था जिसके दामन पर और बाजुओं पर सुनहरे रंग का काम हुआ था। नीचे सब्ज रंग का ही कसा पहना था। अब वो सिंगार मेज के सामने खड़े मेकअप कर रही थी। मस्कारा लगाकर ऑरेंज लिपस्टिक लगाई और कानों में सब्ज रंग के टॉप्स पहने। माथे पर गोल सुनहरे रंग का टीका सजाए वो खूबसूरत और मासूम लग रही थी। दरवाजा खुला और रोविसा अंदर दाखिल हुई। रोविसा नूर की खाला की बेटी थी। दोनों कजन होने के साथ साथ अच्छी दोस्त भी थी। नूर आईने में रोविसा को अंदर आते हुए देख रही थी। शुक्र है तुम आ गई, अब जल्दी से मेरा हेयर स्टाइल बना दो ताकि मेरी तैयारी मुकम्मल हो। वाह, ना सलाम ना दुआ, आते साथ ही मुझ मासूम पर काम तोप दिया। रोविसा ने खफकी से कहा। बंदा आल चाल ही पूछ लेता है, पर नहीं, यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। अरे अच्छी भली तो दिख रही हो, आल अवाल तो बीमार लोगों से पूछा जाता है। नूर उसे तंग करने के लिए मुस्कुराहट दबाए बोली। नूर, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी डिम्पल्स मेरी कमजोरी है। जानबूझकर मुझे अपने नन्हे नन्हे डिम्पल्स से पिघला देती हो। नूर के कहा लगाकर हंसने लगी। अच्छा अब बैठो, मैं तुम्हारे बालों का कुछ करूं। रोविसा इसके बालों में ब्रश चला रही थी और फिर बालों का फ्रांसीसी चूटियों में बांधकर इस पर सुनहरी मोती लगा दिए। नूर इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। अब के रोविसा और नूर जीने उतर रही थी। आशिम साहब फोन पर किसी से बात कर रहे थे। जब इनकी नजर नूर पर पड़ी तो इसके पास चले आए। माशाल्लाह मेरी गुड़िया, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए, कहते हुए नूर को अपने साथ लगाया। नूर मुस्कुराने लगी। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। रॉयल और अनुषा की मेहंदी इकट्ठी रखी गई थी और कुछ देर बाद बाहर डोल की आवाज आने लगी। नूर हाथों में फूलों की प्लेट पकड़े दाखिली दरवाजे पर रोविसा और अपनी बाकी कजन्स के साथ खड़ी थी। जैसे ही रॉयल और इसकी फैमिली अंदर दाखिल हुई, इन पर गुलाब की पत्तियों की बारिश शुरू हो गई। रॉयल ने सफेद रंग का कुर्ता पहना था और गले में पीले रंग का पटका पहना था। रोहान ने भी सफेद कुर्ता और पीले रंग का पटका पहना था। सब अंदर दाखिल हो गए और रॉयल को फूलों से सजे हुए झूले में बिठा दिया गया। नूर और रोविसा अनुषा को लेने चली गई। अनुषा ने पीले रंग का जोड़ा जेब तन किया था जिस पर सब्ज और सुनहरे सितारे लगे थे। बालों, हाथों और कानों में फूलों की बनी ज्वेलरी पहनी थी। नजरें झुकाए वो नूर और रोविसा के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और रॉयल अनुषा को और रोहान नूर को देख रहा था। अनुषा को लाकर रॉयल के साथ बिठा दिया गया और घर के बड़ों ने रस्म शुरू कर दी। नूर मिठाई लेने किचन में आई। वो शेल्फ के पास खड़ी थी कि इसे किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। नूर ने मुड़कर देखा तो रोहान हाथ बांधे मुस्कुराते हुए नूर को देख रहा था। नूर जल्दी से पीछे मुड़ गई और शेल्फ पर चीजें उलट पुलट करने लगी। कैसी है आप? रोहान ने नरमी से पूछा। जी ठीक हूँ। वो अभी तक इसकी तरफ पुष्ट किए खड़ी थी। वैसे एक बात कहूँ? जी। नूर अभी तक वैसे ही खड़ी थी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कितने लोगों को कत्ल करने का इरादा है वैसे आपका?
वो इसके बराह रास्त सवाल करने पर अचानक बड़ी हैरत से इसको देखने लगी। रोहान अभी तक निचला लब दांत में दबाए मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। रोहान ने इसे रोकना चाहा, लेकिन इसके पायल की चन चन की आवाज अब दूर होती जा रही थी। नूर का दिल दग दग कर रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कुछ था जो इसे बेचैन कर रहा था। वो कभी किसी लड़के से बेतकल्लुफ नहीं हुई थी, ना ही इसने कोई छुपे हुए दोस्त बनाए थे। वो अपनी जात में मगन रहने वाली लड़की थी। इसके कजन्स ने भी इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी को मौका ही नहीं देती थी। और आज रोहान ने यूं अचानक आकर इससे बात की तो वो घबराई हुई थी। चलते चलते वो रोविसा से टकराते हुए बची, जो इसे ही ढूंढ रही थी। नूर, क्या हुआ? सब ठीक है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, वैसे ही मैं तेज चल रही थी तो सांस फूली हुई है। लेकिन तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? रोविसा ने इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अरे मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं। तुम क्यों ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो? आओ रस्म करते हैं। वो रोविसा को मुतमईन करना चाहती थी। रोविसा को फिर भी कोई गड़बड़ लग रही थी। आखिर वो इसकी कजन और दोस्त थी, वो बाद में पूछ लेगी, ये सोचकर वो मुतमईन हो गई। नूर ने सुकून की सांस ली और दोनों स्टेज पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रस्म करने लगे। अगले रोज बारात थी। नूर ने स्किन कलर का लहंगा पहना था, जिसके दामन पर मैरून कलर के वेलवेट लगी थी और सुनहरी कढ़ाई हुई थी, और ऊपर वेलवेट की मैरून कलर की कमीज थी, जिसके गले पर सुनहरे रंग के फूल के मानिंद बटन लगे थे। रेशमी दुपट्टा कंधे पर लटकाया था। बाल खुले छोड़े थे। बालों में सुनहरे रंग का झूमर लगाया हुआ था, जो इधर उधर झूल रहा था। वो आज भी बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। बारात का फंक्शन हॉल में रखा गया था। बारात आ चुकी थी। रोहेल अंदर दाखिल हुआ, साथ में इसके दोस्त भी थे। इन पर गुलाब की पत्तियां बरसाई जा रही थी। रोहान इनमें नहीं था। शायद वो बाहर फोन पर किसी से बात कर रहा था। नूर ने शुक्र अदा किया कि वो नहीं आया। रोहेल को स्टेज पर बिठा दिया गया। नूर ब्राइडल रूम में अनुषा के पास चली गई। अनुषा ने सुर्ख रंग का लहंगा ज़ेब-ए-तन किया था। इसे पार्लर से जरियाब लेकर आई और अब इसे ब्राइडल रूम में बिठा रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो नूर। अनुषा ने नूर का चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। आप भी प्यारी लग रही है। नूर अब के उदास थी। वो अनुषा के हाथों को अपने हाथों में पकड़े बैठी थी। अनुषा नजर उठाकर मुस्कुरा कर देखा। तुम भी ना नूर, आपके बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा? अरसलान भाई तो वैसे ही ऑफिस रहते हैं। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी आपके बाद। इसकी आंखों में नमी उतर आई। अनुषा की आंखों में भी नमी आ गई। नूर, मुझे भी तुम बहुत याद आओगी, लेकिन क्या करे, लड़की को एक ना एक दिन तो अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। एक दिन तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। कोई नहीं, मैंने कोई शादी वादी नहीं करना और ना ही शादी का कोई प्रोग्राम है। मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो वक्त बताएगा मैडम। अनुषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जब ऐसे मुंह बनाती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो पागल। नूर अब नीचे मुंह करके मुस्कुरा रही थी। दोनों बहनों की बातें अगर खत्म हो गई हो तो अनुषा को स्टेज पर ले आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। अरसलान दरवाजे में खड़ा नूर को कह रहा था। अरसलान, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आएगी ना? अनुषा ने अरसलान की जानिब मुड़कर कहा। मुझे और याद? वो भी तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो शुक्र अदा करूंगा कि एक बहन से जान छूटी। वो दोनों को तंग करना चाहता था। नूर ने अरसलान के बाजू पर थप्पड़ मारा। शर्म तो नहीं आती? शर्म कौन है वैसे? अरसलान मजीद तंग करने के मूड में था, जो आप में रत्ती बराबर भी नहीं। अनुषा अब दोनों के बहस पर हंस रही थी और अब नूर और अरसलान अनुषा को लिए ढीला पड़ गया था और बार बार इसे तंग करते स्टेज पर आ रहे थे। नूर का झूमर ढीला हो रहा था। वो आल के वॉशरूम्स की जानिब बढ़ गई और मिरर में अपना झूमर सेट कर रही थी। कल से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। किसी की आवाज इसको सुनाई दी और रोहान अब नूर के पीछे खड़ा था। वो इसे मिरर में देख सकती थी। आपका मसला क्या है? नूर ने मुड़ते हुए कहा। इसे अब गुस्सा आ रहा था। मैंने क्या कहा? रोहान ने पीछे हटते हुए कहा। आप क्यों कल से मेरा पीछा कर रहे हैं? आपकी खूबसूरती मुझे आपकी जानिब खींचती है। रोहान ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। हद है वैसे। नूर ने गुस्से से कहा। वैसे आपका झूमर लगाने में मदद करूं आपकी?
रोहान ने जैसे ही अपना हाथ नूर के झूमर को लगाना चाहा, इसने फौरन से इसका हाथ झटके से पीछे हटाया। आइंदा मेरे रास्ते में ना आइएगा, वो शहादत की उंगली उठाकर इसे वार्न कर रही थी और फिर गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। इसने किसी को कभी मौका नहीं दिया था कि कोई इसे यूं तंग करे। रुखसती का वक्त था, सब उदास उदास से थे। नूर अनुषा को गले लगाकर रो पड़ी थी। वो पीछे हटी तो अरसलान ने गले लगाया और वो रोने लगा, जो कहता था कि वो इसके जाने पर शुक्र अदा करेगा। वो अब गले लगकर रो पड़ा था। भाई ऐसे ही होते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं और जब बहन की रुखसती का वक्त हुआ तो अपनी मोहब्बत का इजहार रोक कर देते हैं। नूर जरियाब को अपने साथ लगाए हौसला दे रही थी। आशिम ने रोयल को कंधे से लगाते हुए कहने लगे, रोयल, मैंने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखा है, इसकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना। अंकल, मैं पूरा ख्याल रखूंगा आपकी शहजादी का। वो आशिम को हौसला देते हुए कह रहा था। कुछ देर में सारा आल खाली हो गया तो बाकी सब भी घर लौट आए। नूर, हम जा रहे हैं, तुम बाद में ड्राइवर के साथ आ जाना, साथ में रोविसा को भी इसके घर से ले लेना, हमें देर हो रही है। जरियाब नीचे खड़ी नूर को कह रही थी। ओके मम्मा, आप जाए, मैं आ जाऊंगी। नूर ने कमरे से आवाज दी। हाल में हल्का हल्का म्यूजिक लगा था। अनुषा और रोयल स्टेज पर बैठे थे, सब इनसे मिल रहे थे। आशिम ने आगे बढ़कर अनुषा को अपने साथ लगाया। अनुषा ने ग्रे कलर की मैक्सी पहनी थी और साथ में पिंक कलर का कंट्रास्ट था और रोयल डिनर सूट में था। मामा, नूर किधर है? अनुषा ने ढूंढती निगाहों से पूछा। बेटा, वो ड्राइवर के साथ आ रही है, मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई थी। अरे वो देखे, आ गई। अनुषा ने दाखिली दरवाजे के जानिब इशारा किया। वो सियाह रंग की साड़ी में मलबूस थी, कानों में सिल्वर रंग के टॉप्स पहने, बालों को जूड़े में बांधा और आगे 2 लटों को कर्ल किया था और जूड़े के इर्द गिर्द गुलाबों के फूल लगाए थे। सुर्ख रंग की लिपस्टिक, स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बेहद हसीन लग रही थी। जब वो दाखिल हुई, सबकी नजरें इस पर थी। वो चलते हुए अनुषा के पास आई और इसे गले लगा लिया। वाह नूर, आज तो तुमने अपनी बहन को भी पीछे छोड़ दिया। लोग मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ मुतवज्जा है। नूर हंस दी और इसके डिम्पल इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। रोहान मोबाइल पर टाइप करते हुए आ रहा था। अचानक इसकी नजर ऊपर उठी और फिर झुकना भूल गई। एक खूबसूरत सी हसीना इसके सामने खड़ी थी। किसी ने रोहान का कान खींचा था। मैं देख रही हूँ, तुम आजकल अनुषा की बहन को बड़ा देख रहे हो। आलिया ने आंखें छोटी करते हुए रोहान को देखा। वो नीचे मुंह करके मुस्कुरा रहा था। आने दो अनुषा को, करूंगी मैं तुम्हारे लिए बात। थैंक यू सो मच ममा, रोहान चहका था। डोर बेल की आवाज आई तो रजिया बेगम किचन से दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगी। दरवाजा खोला तो एक नूरानी चेहरा लिए मैमर सी खातून इनके सामने लबों पे मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बी जान। रजिया बेगम के मुंह से बी जान का लफ्ज निकल गया और अब इनके लिए वही तय पा गया था। आए अंदर, तशरीफ लाए। रजिया बेगम ने अंदर आने के लिए रास्ता दिया। वो धीमे धीमे चलते हुए आई और लॉन्च में बैठ गई। बी जान, मैं सोच रही थी कि आपकी तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। मैं माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम हमसाये बन गए हैं। आना जाना तो एक दूसरे के घर लगा रहेगा। आप भी आना हमारे घर किसी दिन। मुझसे तो अब ज्यादा चला भी नहीं जाता, उम्र ज्यादा हो गई है। इंशाल्लाह मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी आपके घर। और बताए, यहाँ अकेली रह रही है या कोई साथ रहता है आपके? रजिया बेगम ने सवालिया अंदाज से पूछा। नहीं, मैं अकेली नहीं रहती। यूनिवर्सिटी में मेरे 2 पोते रहते हैं। मेरे साथ एक उमर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो दूसरा फाइक जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। माशाल्लाह आपके दोनों पोते ही काबिल है, रजिया बेगम ने खुशी से कहा। बी जान, मैं जरा आती हूँ। रजिया बेगम सोफे से उठे और ऊर की कमरे के जानिब बढ़ गई। दरवाजा खोला तो ऊर स्टडी टेबल पर कोई किताब पढ़ रही थी। इसने आज पिंक कलर का ड्रेस पहना था और वो इस लिबास में मासूम लग रही थी। ऊर बेटा, रजिया बेगम ने प्यार से पुकारा। जी अम्मी जान। ऊर ने किताब बंद करते हुए कहा। बेटा, हमारे जो नए हमसाये आए थे ना, इनकी दादी आई है। आप जाकर इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मैं इनके पास बैठती हूँ। जी अम्मी, आप जाए, मैं जाती हूँ किचन में। ऊर स्टडी टेबल से उठी और किचन के जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। आपके कितने बच्चे हैं? बी जान ने रजिया बेगम से पूछा। जी मेरी एक ही बेटी है ऊर। अच्छा, माशाल्लाह, नाम तो काफी खूबसूरत रखा है।
बी जान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, ऊर के बाबा ने रखा था। बी जान ने मुस्कुराते हुए सर अस्बात में हिला दिया। इतनी देर में ऊर डिश पकड़े इनकी जानिब आ रही थी। वो बी जान को देख रही थी, जिन्होंने बेदाग सफेद रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया था, सर पर दुपट्टा सलीके से लिया हुआ था। इनके नूरानी चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां थी, लेकिन वो इन झुर्रियों के साथ भी बुढ़ापे में खूबसूरत थी। ग्रे कलर की आंखें थी, जिनमें एक चमक सी थी। ऊर को वो बहुत प्यारी लगी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊर ने डिश टेबल पर रखने के बाद बी जान के आगे सर झुकाया। इन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ऊर हैं? बी जान ने ऊर से पूछा। ऊर ने मुस्कुराते हुए सर अस्बात में हिला दिया। आप तो माशाल्लाह अपने नाम की तरह खूबसूरत है। आओ मेरे पास बैठो। बी जान को वो इंतहाई मासूम और प्यारी लगी थी। ऊर इनके साथ ही काउच पर बैठ गई। कॉलेज जाती है, इम्तिहान होने वाले हैं, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगी। इससे पहले इसने मदरसे से कुरान, तर्जुमा, तफसीर और अहादीस का डिप्लोमा किया है। रजिया बेगम खुशदिली से बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। ऊर बेटा, आपको पता है, बहुत खास होते हैं वो लोग जिनके सीनों में कुरान महफूज होता है। इस पुरफितन दौर में जो इस राह पर लग जाए तो वो बहुत ही खुशनसीब होता है। जी बिल्कुल। रजिया बेगम इनकी बातों को सुनकर सर अस्बात में हिला रही थी। मेरा जो बड़ा पोता है ना उमर, इसने भी कुरान पाक हिफ्ज किया है, लेकिन छोटे ने दरमियान में छोड़ दिया था। बी जान अफसुर्दा हो गई थी। बी जान, क्या हुआ? रजिया बेगम ने परेशानी से पूछा। दरअसल जब वो हिफ्ज कर रहा था तो मेरा बेटा और बहू दोनों रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। इस एक्सीडेंट का फाइक पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो अल्लाह से बहुत शिकवे करने लगा था। उमर थोड़ा बड़ा था तो समझदार था, लेकिन फाइक ने इस दरमियान में छोड़ दिया। मैंने और उमर ने बहुत कोशिश की कि इसे दोबारा इस रास्ते की तरफ लगा दे, लेकिन वो नहीं आया। मैं तो रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे फाइक के दिल की हिदायत के लिए कोई वसीला बना दे और इसे बाकी कुरान भी हिफ्ज करवा दे। बी जान ने आंखों में आती नमी को उंगली से आंख के कोने से साफ किया और रजिया बेगम अफसुर्दा हो गई थी। अल्लाह पाक आपकी दुआएं जरूर कबूल फरमाएगा बी जान। रजिया बेगम ने बी जान के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। दरअसल ये दोनों यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ, तो इधर आपके आ गई। बी जान, आपका जब दिल चाहे आप यहाँ आ जाया करे, ये भी आपका ही घर है। ऊर के बाबा ऑफिस चले जाते हैं और ये कॉलेज। मैं भी घर के कामों में फारिग होकर अकेली ही होती हूँ। आप आ जाया करे, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। रजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दोनों आने वाले होंगे, परेशान होंगे अगर मैं घर में ना दिखी तो। ऊर और रजिया बेगम भी जान को दरवाजे तक छोड़ने गए। फाइक बेंच पर बैठा किताब का मुताला कर रहा था। इसने ब्लैक पैंट के ऊपर ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी और इसके ऊपर कैमल कलर की जैकेट डाल रखी थी। बालों को जेल से पीछे सेट किया हुआ था। वो इर्द गिर्द से बेखबर किताब पढ़ रहा था। हाय, कैसे हो? नताशा इसके साथ आकर बेंच पर बैठ गई। फाइक खिसक कर आगे हुआ। वो यूनिवर्सिटी के लड़कियों से कभी बेतकल्लुफ नहीं हुआ करता था। जी ठीक हूँ। फाइक की नजर अभी भी झुकी हुई थी। यार, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? यूनिवर्सिटी लाइफ है, एंजॉय किया करो, 2-4 लड़कियों से दोस्ती करो। कितने बोरिंग हो ना तुम। नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं अकेला ही अच्छा हूँ। इसकी नजरें अब भी बंद किताब की नीली जिल्द पर मरकूज थी और ना ही मुझे लड़कियों से दोस्ती करना पसंद है। फाइक ने आखिरी अल्फाज कहे थे। ओ सुने तो सही मुझे, मिस्टर तन्हा, इतनी तन्हाई भी अच्छी नहीं होती। चलो बाकियों से ना सही, मुझसे दोस्ती बना लो, मैं तुम्हें कभी बोर नहीं होने दूंगी। नताशा ने अपना दाया हाथ फाइक के जानिब बढ़ाया। वी आर फ्रेंड्स। फाइक ने नताशा के हाथ के जानिब देखा, जो सफेद था और सुर्ख रंग की नेल पेंट लगाई थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।